अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। जनाब 27वीं आईनी तरमीम का दरवाजा खुल गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केस की समाअत के दौरान सवालात ही सवालात पूछे। इतने जबरदस्त किस्म के सवालात पूछे, बल्कि सवालात के बाउंसर मारे, जिसके नतीजे में वजारत दिफा के वकील जनाब ख्वाजा हारिस साहब ना सिर्फ बौंतर गए, बल्कि उनके पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। अगर मैं ये कहूं कि आज की समाअत में सिर्फ सवालात ही सवालात थे और जवाब निश्ता, तो इसका हल सिर्फ एक ही मेरी नजर में सामने आता है, यानी एक नई कानून साजी, एक ऐसी कानून साजी जो जज साहिबान की तरफ से उठाए गए तमाम सवालात का कानूनी तौर पर जवाब दे सके। लेकिन यह एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या ऐसा होना मुमकिन है? क्या 27वीं आईनी तरमीम के लिए गवर्नमेंट के पास वो इख्तियार या वो तमाम हमायत मौजूद है जिसके नतीजे में 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर किया जा सके? और क्या महज 9 मई के मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए एक आईनी तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर कराने के लिए जो तमाम लोग हैं, यानी पूरा फ्लोर ऑफ द हाउस है, उसको ऑन बोर्ड लिया जा सकता है? इस सारे सवालात पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आज होने वाली समाअत की, जहां पर जज साहबान के सवालात ने ख्वाजा हारिस के ना सिर्फ छक्के छुड़ा दिए, जो आज भी बजाहिर बगैर किसी होमवर्क के और ये एंटिसिपेट किए बगैर कि जज साहिबान की तरफ से किस नुक्ते को पूछा जाएगा और किस नुक्ते के हवाले से जो कंटिन्यूटी थी कल की समाअत की, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ख्वाजा हारिस साहब मुझे ऐसे लगता है जैसे मुंह हाथ धो के चाय का कप पी के सीधा आकर रोस्ट्रम पर खड़े हो गए, और उनके रोस्ट्रम पर खड़े होते ही जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने पहले ही सवाल से काम दिखा दिया। और अगर देखा जाए तो इस सवाल का जवाब बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ और बहुत ही ज्यादा सिंप्लिसिटी के साथ दिया जा सकता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि बंदा ज्यादा पढ़ लिख जाए तो हर तरफ अपनी काबिलियत की धाक जमाने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे वो काबिलियत की धाक जमाने की कोशिश कर रहे थे, वो एक ऐसी दलदल में उतरते चले जा रहे थे जहां से उनके बाहर निकलने के इम्कानात बिल्कुल ही मादूम होते चले जा रहे थे। और आज भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही जनाब ख्वाजा हारिस साहब ने रोस्ट्रम संभाला, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने एक सिंपल सा सवाल पूछा, और उनका यह कहना था कि क्या बुनियादी हकूक मुअत्तल करने के लिए इमरजेंसी का होना जरूरी है? यानी बुनियादी हकूक आइन की तरफ से प्रोटेक्टेड हैं, और बुनियादी हकूक जो किसी भी पाकिस्तानी शहरी को हासिल है उसको किसी भी तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता, मासिवाय इसके कि सदर ममलिकत अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफज कर दें और उस इमरजेंसी के निफाज के नतीजे में बुनियादी हकूक मुअत्तल हो जाएं। और मेरा यह ख्याल है कि ख्वाजा हारिस साहब अगर नहायत सिंपल इसका जवाब देते और वो ये कहते कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो बेंच जिसने मिलिट्री ट्रायल केस को काला दम करार दिया था, उसने इनफैक्ट इमरजेंसी के निफाज के लिए जो आइन का मुतल्लिका आर्टिकल था उसको भी गैर मुअस्सर कर दिया, जिसके नतीजे में सदर साहब अपने इस एग्जीक्यूटिव इख्तियार को चाहते हुए भी इस्तेमाल नहीं कर सके, तो मेरा ख्याल था कि उनकी खासी हद तक तसल्ली हो जानी चाहिए थी। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब ने इस सवाल का जवाब बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा दिया, इस तरह बात को घुमाई कि उसके बाद सवालात की बम्बार्डमेंट होगी और इतने सवालात पूछे गए कि जनाब ख्वाजा हारिस साहब के पास भी उन सवालात के जवाबात नहीं थे। जैसे ख्वाजा हारिस साहब ने यह जलेबी की तरह बात को घुमाने के बाद आखिरकार वो इस वक्त इस नतीजे पर पहुंचे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कालादम करार देते वक्त आर्टिकल 233 की गलत तशरीह हुई। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने बुनियादी हकूक मुअत्तल होने का तासुर लिया, जबकि उस वक्त बुनियादी हकूक मुअत्तल नहीं थे। बुनियादी हकूक महज इमरजेंसी की वजह से मुअत्तल होते हैं, लेकिन इस चक्कर के अंदर 5 रुकनी लार्जर बेंच ने बुनियादी हकूक को मुअत्तली के हवाले से आइन का आर्टिकल 233 को भी गैर मुअस्सर कर दिया, जिस पर मोहम्मद अली मजहर साहब ने ख्वाजा हारिस साहब को बेल आउट करने की कोशिश की और कहा कि इस केस में तो बुनियादी हकूक मुअत्तल करने का कोई ताल्लुक नहीं। परवेज मुशर्रफ दौर में अपील का हक ना देकर बुनियादी हकूक मुअत्तल हुए थे, जिस पर ख्वाजा हारिस का यह कहना था कि आर्टिकल 8 क्लॉज 3 के मुताबिक जहां जिक्र है वो मानते हैं। इस पर जी ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबरा जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल उठाया कि इस मामले में तो इमरजेंसी वाली कोई बात नहीं,
اور اس کے بعد خواجہ حارث کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے آرٹیکل 233 کو غیر مؤثر کر دیا۔ آرٹیکل 233 کا فوجی عدالتوں کے کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آرٹیکل 233 کو آرٹیکل 8 کلاز 5 کی تشریح درست ثابت کرنے کے لیے چھیڑا گیا اور آرٹیکل 233 کے تحت صدر ایمرجنسی نافذ کر کے بنیادی حقوق معطل کر سکتا تھا۔ اس پر جسٹس مسرت ہلالی کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ کیس میں ملزمان کو فوجی تحویل میں لیا گیا تو بنیادی حقوق معطل تھے اور نہ ہی ایمرجنسی نافذ تھی۔ اس پر خواجہ حارث کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عمل درآمد روکنا بنیادی حقوق معطل کرنے کے برابر ہے۔ آرٹیکل 233 میں بنیادی حقوق معطل کرنے کی بات نہیں۔ اور جیسے جیسے یہ عدالتی کارروائی آگے بڑھ رہی تھی اور 9 مئی کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی تھی تو خواجہ حارث صاحب کے جو ارد گرد دائرہ تھا وہ بھی تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک موقع پر خواجہ حارث صاحب کی بے بسی اور خواجہ حارث صاحب کے فضول قسم کے دلائل کو سنتے ہوئے جناب جسٹس جمال خان مندوخیل نے خواجہ حارث کے ساتھ مکالمہ کیا اور مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ سابق چیف جسٹس غلام محمد مرزا نے ایک کیس کی سماعت کے دوران وکیل سے کہا تھا کہ دلائل اچھے ہیں مگر میں متاثر نہیں ہوا۔ اس معاملے میں میرا بھی آپ کے ساتھ یہی شکوہ ہے کہ آپ کے دلائل اچھے ہیں لیکن میں اس سے قطعی طور پر جو ہے وہ متاثر نہیں ہوا۔ اور دوران سماعت اس کے بعد آئینی بینچ نے 9 مئی کے مخصوص ملزمان کے ملٹری ٹرائل پر ایک کے بعد ایک اتنے سوالات کھڑے کر دیے کہ خواجہ حارث کے نزدیک ان تمام سوالات کے جوابات دینا قطعی طور پر ناممکن نظر آیا اور خواجہ حارث صاحب اس کیس کی سماعت کے دوران مکمل طور پر بے بس نظر آئے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا، یہ دائرہ اختیار کون طے کرتا ہے کہ ملزمان کے ملٹری ٹرائل ہوگا؟ اگر ہوگا تو کس کا ہوگا اور کس کا نہیں ہوگا؟ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال پوچھا کہ 9 مئی کے تمام ملزمان کی ایف آئی آر تو ایک جیسی تھی، یہ تفریق کیسے ہوئی کہ کچھ کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا اور کچھ کا اے ٹی سی میں؟ جسٹس نعیم اختر افغان نے سوال پوچھا، خواجہ صاحب 9 مئی کے کل کتنے ملزمان تھے؟ جن ملزمان کو ملٹری کورٹس بھیجا گیا ان سے متعلق کوئی اے ٹی سی کا آرڈر تو دکھائیں۔ جسٹس مندوخیل نے اس کے بعد انٹری ڈالی اور جسٹس مندوخیل نے پوچھا کہ ملٹری کسٹڈی لینے کا پروسیس کون شروع کرتا ہے؟ پھر جسٹس مسرت ہلالی نے اس کے اندر تڑکا لگایا اور کہا کہ جناب کوئی مثال تو دیں جہاں آئین معطل کیے بغیر سویلین کا ملٹری ٹرائل کیا گیا ہو۔ جناب جسٹس حسن اظہر رضوی نے پوچھا کہ جی ایچ کیو کراچی بیس سمیت مختلف تنصیبات پر ماضی میں دہشت گرد حملے ہوئے، ہمیں بتائیں کہ ان حملوں کا ٹرائل کہاں ہوا؟ ایک آرمی چیف کا طیارہ ہائی جیک کرنے کی سازش کا کیس بنا تھا۔ خواجہ صاحب وہ کیس عام عدالت میں چلا، آپ ایک فریق کے وکیل تھے، ان سب کا ٹرائل عام عدالتوں میں چلا تو 9 مئی والوں نے ایسا کیا کیا کہ ملٹری کورٹس جائیں؟ پھر جسٹس محمد علی مظہر نے سوال کیا کہ ان تمام مقدمات کی ایک ایک ایف آئی آر بھی ہمیں دیں۔ دوران سماعت بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کا ذکر بھی ہوا۔ جسٹس محمد علی مظہر کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے مرکزی فیصلے میں آرمی ایکٹ کی شک 2D کو کالا دم قرار دیا۔ آرمی ایکٹ کی اس شک کو کالا دم قرار دینے سے مجموعی اثر کیا ہوگا؟ کیا اب کلبھوشن یادو جیسے ملک دشمن جاسوس کا کیس ملٹری ٹرائل میں چل سکتا ہے؟ اس پر وفاقی وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ فیصلے سے ملک دشمن جاسوس کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں چل سکتا۔ جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا، ہم اپنے پروسیکیوشن کے نظام کو مضبوط کیوں نہیں کرتے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا، کراچی میں ایک دہشت گردی کی کارروائی میں ایک کورین طیارے کو تباہ کیا گیا، شہادتیں ہوئیں۔ طیارہ سازش کیس میں ایک آرمی چیف بیرونی دورے پہ تھے، ان کے طیارے کو ہائی جیک کرنے کی کوشش ہوئی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے اس پر جواب دیا کہ وہ محض الزام تھا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام مقدمات کہاں چلائے گئے، ہمیں اس کا ڈیٹا تو فراہم کریں۔
जस्टिस नईम अख्तर अफगान का यह कहना था कि आप सवालात की भरी हुई बास्केट लेकर चल रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल का यह कहना था कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुल्जमान बरी हो रहे हैं और फौजी अदालतों में उनको सजाएं हो रही हैं। क्या फौजी अदालतों में कुछ ऐसे खास सबूत फराहम किए जाते हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को फराहम नहीं किए जाते? अदालतों ने तो फैसला शवाहिद देख के करना होता है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को मजबूत क्यों नहीं बनाया जा रहा? यह सवालात का एक अंबोहे कसीर था और पर्टिकुलरली 9 मई के हवाले से जो सवालात मोहतरम जज साहिबान की तरफ से उठाए गए वो खासी हद तक दुरुस्त भी थे और कल की समात में भी इसी तरह के सवालात उठाए गए थे, खासतौर पर शेख रशीद और खतीजा शाह के हवाले से। शेख रशीद और खतीजा शाह के हवाले से कहा जा रहा था कि ये दोनों एक जैसे ही मुकदमात में मुलव्वस थे। शेख रशीद का नाम GHQ हमला केस में आ रहा था और खतीजा शाह की गिरफ्तारी ये जो लाहौर में जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस पर हमले के लिए की गई थी। इन दोनों के नाम मिलिट्री ट्रायल के लिए गए लेकिन फिर वापस आ गए। इन दोनों में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे थे कि जनाब इनका मुकदमा मिलिट्री ट्रायल में नहीं हो सका? तो इसका मतलब यह है कि ये जो सारी की सारी कार्रवाई इस वक्त हमारे सामने आ रही है ये इसी सवालात पर मबनी है जिसका इजहार कल की और गुज़िश्ता 2 समातों में हुआ। होना तो यह चाहिए था कि इन मुकदमात के हवाले से या इन सवालात के हवाले से जो गुज़िश्ता 2 समातों में बराह रास्त ख्वाजा हारिस साहब से पूछे गए, ख्वाजा हारिस साहब इस हवाले से मुकम्मल मालूमात लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जाते और अपने जवाबात से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच को कायल करते। लेकिन हवनकों की तरह रोस्ट्रम पर खड़े होकर इस तरफ से 7 तरफ से आने वाले सवालात के जवाब में महज टामक टोइयां मारना यह इस बात का इजहार है कि ऊंची दुकान और फीका पकवान। वजारत दिफा ने वकील तो कर लिया लेकिन शायद उनको मुकदमे की अलिफ बे का भी इल्म नहीं हो सका। बेहतर इसके बजाय कि ख्वाजा हारिस साहब को वकील किया जाता, इदारा अगर अपनी जैक ब्रांच के किसी बंदे को बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू खड़ा कर देता तो शायद इतनी सुबकी का सामना ना करना पड़ता। अब मौजूदा सूरत हाल में इन सवालात के हवाले से जिस तरह कल की समात में यह बात सामने आई थी कि जनाब पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार है, पार्लियामेंट अगर इस हवाले से भी कानून बना ले कि तिरछी आंख से देखने वाला भी सजा का हकदार होगा तो फिर इस मामले में उन तमाम लोगों का भी ट्रायल किया जा सकेगा जो तिरछी आंख से देखेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल की तरफ से यह रास्ता पार्लियामेंट को दिखाया गया कि जनाब अगर आप 9 मई के हवाले से चीजों को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि पर्टिकुलरली 9 मई के मुल्जमान का मिलिट्री ट्रायल हो तो फिर कानून के अंदर आपको इसकी गुंजाइश पैदा करनी होगी और कानून में गुंजाइश महज कानून साजी के जरिए ही की जा सकती है। मुझे ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली इस समात ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए दरवाजे को खोलने का काम किया है, क्योंकि यह बात तो तय है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक से ज्यादा मर्तबा इस बात का इजहार कर चुकी है कि उनके नजदीक 9 मई के मुल्जमान की सजा 100% तय है और वो 9 मई को किसी भी सूरत भूलने नहीं देंगे। अब इस 9 मई के टंटने से बाहर निकलने का अब या तो एक रास्ता है कि पार्लियामेंट 27वीं आईनी तरमीम करे, 9 मई के हवाले से जो मुल्जमान हैं उनके ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट के फोरम को तजवीज करे और मिलिट्री कोर्ट के बाद जो राइट ऑफ अपील जिस तरह मिलते हैं उन राइट ऑफ अपील्स को इंश्योर करते हुए महज 9 मई के हवाले से कानून साजी करते हुए इख्तियार मिलिट्री कोर्ट को दे दे। तो ये वो तमाम सवालात जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से उठाए गए हैं उन तमाम सवालात का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आइन में की जाने वाली तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काला दम नहीं कर सकती, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल होती है। और इसके साथ साथ 27वीं आईनी तरमीम के लिए सबसे अहम मरहला ना सिर्फ यह होगा कि उसके लिए जो दस्तयाब सवालात हैं उनके जवाबात को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना होगा, बल्कि यह बात भी बहुत ज्यादा जरूरी होगी कि 9 मई के सबसे ज्यादा इफेक्टिव लोग भी
पार्लियामेंट में मौजूद होंगे जो इस कानून साजी के रास्ते में रुकावट को क्रिएट करेंगे और इस मामले को भी किसी ना किसी तरीके से अदालत में लेके जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट अगर 2/3 अक्सरियत का एक मर्तबा फिर बंदोबस्त करे तो यह मामला आगे बढ़ सकता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे गवर्नमेंट के पास अब इस बात का जो ऑप्शन है वो मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने राइट ऑफ लेजिस्लेशन से इस बात पर कायल करे कि 9 मई के मुल्जमान का मिलिट्री ट्रायल एक लेजिटिमेट रास्ता है, लेकिन उसके लिए उनको इन तमाम सवालात के जवाबात पर मबनी कानून साजी करना होगी और यह उनके लिए मौजूदा सूरत हाल में एक मुश्किल अमर लगता है। देखना यह है कि ख्वाजा हारिस साहब और दीगर वकला किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को इस बात पर कायल करते हैं कि 9 मई के मुल्जमान ने हकीकत में रियासत पर हमला किया है और रियासत के मुल्जमान के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको 100% होना चाहिए और अदालतों को इस मामले में रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि मुल्जमान के। अपने जगह जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।